हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है बहुत अच्छी क्लास है। पब्लिक पॉलिसी की 11वीं क्लास है, यानी लोक नीति की 11वीं क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लोक नीति के जो सारे टॉपिक बहुत अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टेड है ना। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो नीति निर्माण प्रक्रिया, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। नीति निर्माण प्रक्रिया यानी नीति के निर्माण में क्या प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। और इसमें हम हर पॉइंट को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा, हर टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखें, सुने और पूरा फोकस करते हुए, नोट्स बनाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए फिर आप अपना अभ्यास करें और अपनी प्रिपरेशन आप रखें। ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखें। तो हम ये लोक प्रशासन का जो पेपर फर्स्ट है जो आपके 250 मार्क्स का होता है, उसमें लोक नीति आपका टॉपिक नंबर 10 है। ठीक है, उस टॉपिक नंबर 10 की आज हमारी 11वीं क्लास है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत अच्छी क्लास है। रोज हमारी बहुत अच्छी क्लास होती है, हम सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। आप कितना कंज्यूम कर पाते हैं, कितना वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, फोकस करते हुए पढ़ते हैं, समझते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। देखिए, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअल में पॉलिसी मेकिंग जैसे कोई भी पॉलिसी बना दी अपनी, कोई भी पॉलिसी में कितने भी डाटा इसमें इन्वॉल्व हुए, सारे डाटा को हमने कलेक्ट कर दिया। अब लास्ट में आती है पॉलिसी निर्माण प्रक्रिया, यानी पॉलिसी का डिसीजन भी हमने ले लिया। फिर पॉलिसी निर्माण प्रक्रिया यानी जो नीति निर्माण प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी हाउ मैनी स्टेजेस, कितने इसके चरण होते हैं। यानी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जब पॉलिसी का हम निर्माण करते हैं, निर्माण की जो प्रक्रिया है, नीति निर्माण की प्रक्रिया, उसको कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट पॉलिटिकल इसमें पॉलिटिशियंस में शामिल होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनकी क्या राय होती है, आम जनता की क्या राय होती है, इसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद में पॉलिसी निर्माण प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाता है। तो देखा जाता है पॉलिसी निर्माण प्रक्रिया में डिसीजन का जो मैटर है वो काफी हार्ड माना जाता है। डिसीजन मैटर वेरी हार्ड एंड टफ। सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो डिसीजन का मैटर है ये सबसे हार्ड माना जाता है, सबसे कठिन माना जाता है। कि एक डिसीजन अगर आपने ले लिया पॉलिसी का सही तरीके से, तो वो पॉलिसी मेकिंग भी सही हो जाएगा और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी सही हो जाएगा। तो पॉलिसी बनाते समय, पॉलिसी का निर्माण करते समय किन चरणों से गुजरना पड़ता है एक पॉलिसी को, फिर उस पॉलिसी आम जनता तक कैसे पहुंचती है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि अभी जो हाल ही में जो चल रहा है, सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, जो पीएम सोलर स्कीम। अब जैसे ये योजना गवर्नमेंट ने बना दी, अब इस योजना में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ठीक है, यानी इसमें लगभग आपको 78,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये जो गवर्नमेंट की योजना है, अब ये गवर्नमेंट की योजना आम लोग इसका कैसे फायदा उठा पाए, कैसे गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी निर्माण प्रोसेस को कंप्लीट किया, पॉलिसी निर्माण प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में कैसे सरकार ने इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इसकी प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें सोलर एनर्जी का जैसे आपको लाभ लेना है, सोलर सिस्टम आपको घर पे लगवाना है या उसको कमर्शियल रूप से लगवाना है, डोमेस्टिक रूप से लगवाना है, तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद में ये प्रोसेस फुलफिल होगा। आज के तारीख में ये सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, स्कीम का मैंने एग्जाम्पल आपको देके बताया है। ठीक है, ठीक है, और मैं आगे इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर बाद में कि पॉलिसी मेकिंग निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आगे हम समझते हैं। देखिए, पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको, हर पॉइंट हर वर्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अच्छी तरह से सुने इसको। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके ऊपर पूरा अपना कंसिस्टेंट पूरा ध्यान लगाएं। देखिए, इसमें पहली बात क्या बताएगी, सरकारें जो होती है अपनी प्रतिबद्धता विचारधारा के तहत स्वयं अपनी नीतियां निश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है, सरकार जो होती है स्वयं अपनी पॉलिसियां निश्चित करती है। ठीक है, देखिए सरकार आम जनता की राय भी लेती है, लेकिन आम जनता की राय लेने के बाद सरकार खुद डिसीजन लेती है और अपनी पॉलिसियों को खुद निश्चित करती है। अपनी पॉलिसी खुद वो फिक्स करती है कि हमें ये पॉलिसी बनानी है और ये पॉलिसी
जनता के हित में काम करेगी और जनता तक हमें इसका लाभ पहुंचाना है। ठीक है, ये मेन टारगेट सरकार का होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे जो संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रतिष्ठित जन कल्याण प्रगति के विभिन्न आयामों से संबद्ध नीतियों को प्रभावित करता है। यानी हमारे संविधान में प्रतिष्ठित जल कल्याण प्रगति के विभिन्न आयामों से संबंधित नीतियों को प्रभावित करता है। विभिन्न आयाम यानी कुछ ऐसे मापदंड होते हैं सरकार के जो नीतियों को इफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे आयाम होते हैं सरकार के जो डायरेक्टली नीतियों को इफेक्ट करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दिस इज IMP थॉट। ठीक है, अब देखिए इसके अतिरिक्त विपक्षी दल सहित विभिन्न राजनीतिक दल सार्वजनिक एवं संसदीय मंचों का प्रयोग करके कई विशिष्ट नीतियों के लिए सरकार को बाध्य करते हैं। कई बार ऐसा होता है जो जिस गवर्नमेंट की सरकार होती है उसका जो विपक्ष होता है, विपक्ष जो पार्टियां होती है, सरकार को कई बार बाध्य करती है कि ये नीतियां बनाइए, इस नीति में ये चीजें लागू करें। क्या ऐसा हंगामा होता है? जैसे हम अगर स्टेट की बात करें तो विधानसभा में ऐसा हंगामा होता है, और अगर सेंट्रल की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में ऐसा हंगामा होता है। तो ये विपक्षी पार्टियां इस तरह से बाध्य करती है गवर्नमेंट को कि ये चीजें इन नीतियों में शामिल करें, और फिर गवर्नमेंट को मजबूर होकर उन नीतियों के जो भी डाटा है उसको उसमें शामिल करना पड़ता है। अगर शामिल नहीं करेंगे, विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, विपक्ष की बात को भी सुनना पड़ता है, और विशिष्ट नीतियों के लिए इसको यूज करना पड़ता है। जो विशिष्ट नीतियां गवर्नमेंट की होती है उसके लिए इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए किसी समस्या को नीति एजेंडों पर लाए जाने के साथ ही सरकार प्रतिक्रिया को आकार देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए कोई भी नीति एजेंडा आ गया, हमारे ध्यान में आ गया कि ये नीति होनी चाहिए, नीति में ये चीजें शामिल होगी, नीति एजेंडा लागू होने वाला है, उस समय सरकार क्या करती है, सारी प्रतिक्रिया को, जो भी प्रतिक्रिया सरकार के पास मिलती है उसको वो सरकार एक मूर्त रूप देने का कोशिश करती है, आकार देने की कोशिश करती है। यानी नीति एजेंडे को फिक्स करने का काम करती है, नीति एजेंडों को आकार देने का काम सरकार करती है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छी तरह से मैंने ये बात बताई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी यही होता है। स्टेट में विधानसभा में हंगामा होता है, कई जगह विधानसभा ही कई पॉलिसी को वेरीफाई करता है, लोकसभा सेंट्रल में कई पॉलिसी को वेरीफाई करता है, और राज्यसभा भी कई पॉलिसी को वेरीफाई करता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या समझाया गया है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं अपन कि समस्या का समाधान करने के लिए उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं ध्येयों आदि का निर्णय कर लिया जाता है। देखिए नीति निर्माण करते समय कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो उसका समाधान करने के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो उसका समाधान करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उद्देश्य है, फर्स्ट जो भी आपके टारगेट है, लक्ष्य, जो आपका ध्येय है, रूल्स, ठीक है, आदि का निर्णय कर लिया जाता है। यानी कोई समस्या आती है तो इन चीजों का निर्णय पहले लिया जाता है कि उस नीति का क्या उद्देश्य है, क्या उसका टारगेट है और क्या उसका ध्येय, यानी उससे रिलेटेड क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उसका निर्णय पहले कर लिया जाता है, उसका डिसीजन पहले कर लिया जाता है, ताकि वो पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट हो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, इस चरण में नीति के 3 महत्वपूर्ण अवयवों के विषय में निर्णय करने की आवश्यकता होती है। देखिए इस चरण की अगर बात करें तो जो नीति के 3 महत्वपूर्ण अवयव है, 3 महत्वपूर्ण फैक्टर है, उनके विषय में निर्णय करने की आवश्यकता होती है। जो 3 महत्वपूर्ण विषय है, फैक्टर है, उसके विषय में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मस्ट, नेसेसरी फॉर डिसीजन। ठीक है, अब देखिए आगे ये 3 निर्णय कौन कौन से हैं, 3 महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं जिसके बारे में हमें निर्णय लेना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसे परिप्रेक्ष्य का मतलब एक ऐसे वातावरण, एक ऐसे परिप्रेक्ष्य का निश्चय किया जाना चाहिए जो किसी नीति के वृहद लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। यानी एक ऐसे एजेंडे, एक ऐसी नीति का निश्चय पहले आप कर ले, उसको फिक्स कर ले, ताकि जो किसी नीति के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। यानी एक ऐसी बात में फिक्स करनी है जो किसी नीति के
लक्ष्य, जो नीति का टारगेट है उसका वो निर्धारण कर सके, अच्छी तरह से उस नीति के लक्ष्य को बता सके। ऐसी कोई बात हमें पहले फिक्स कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। नंबर सेकंड, इसका जो अवयव क्या है, नीति को अमल में लाने के लिए जरूरी रणनीति पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नीति के लिए हमने निर्णय ले लिया, अब उस नीति को अमल में लाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए, अमल में लाने के लिए जरूरी रणनीति पर, सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट रणनीति यानी जो स्ट्रेटजी है उस पर विचार कर लेना चाहिए। नीति सही इंप्लीमेंट कब होगी, जब आपकी स्ट्रेटजी सही होगी। स्ट्रेटजी की मतलब ये होता है कि आपका जो प्लानिंग करने का तरीका जितना बेटर होगा, वो रणनीति उतनी ही लाभदायक होगी, उतनी वो जनता के हित के लिए काम करेगी और गवर्नमेंट को उससे उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट होना आसान होगा। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी नीति बनाती है तो नीति के लिए गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि उसको रेवेन्यू मिलता है उस नीति से। कोई भी पॉलिसी होती है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, तो उससे रेवेन्यू मिलता ही मिलता है। प्लस दो बात हो जाती है, रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है और जनता का हित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगली बात, तीसरा फैक्टर क्या है, रणनीति का चुनाव कर लेने पर उसके क्रियान्वयन के तरीके का निश्चय किया जाता है। देखिए, रणनीति का इलेक्शन आपने कर लिया कि ये रणनीति होनी चाहिए, रणनीति आपने सही बना ली, स्ट्रेटेजी सही बना ली, उसके बाद रणनीति के बाद उसका क्रियान्वयन यानी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका सही तरीके का निश्चय किया जाना जरूरी होता है। यानी रणनीति आपने सही बना दी, अब दैट आगे हमारे दिमाग में आता है कि यार इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। तो जो क्रियान्वयन का डिसीजन भी हम सही तरीके से लेंगे, उसका क्रियान्वयन बेटर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। ये जो तीन फैक्टर मैंने बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे रिलेटेड आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि जो नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत तीन महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से होते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से होते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। यह आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरह से इसको तैयार करें, ठीक है। अब देखिए, पॉलिसी बनाते समय कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है, कुछ रणनीतियां ऐसी होती है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। कुछ रणनीतियों के मामले में एक नए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ रणनीतियों के मामले में एक नए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। इस बात को समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। नए प्रशासनिक ढांचे का मतलब ये होता है कि कुछ रणनीतियां मतलब जब हम स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, जब हम नीति की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जिसको साबित करने के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। यानी एक ऐसी प्रशासनिक समिति का आप अलग से निर्माण करें जो समिति उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना इंस्पेक्शन करके फिर अपनी रिपोर्ट्स होता है। एक नए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए, जबकि अन्य के मामले में ऐसा नहीं होता। देखिए, सब रणनीतियों में ऐसा नहीं होता है, कुछ रणनीतियों में ऐसा हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जितनी भी रणनीति, जितनी भी हमने पॉलिसी मेकिंग की जो प्लानिंग की है, सब में इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता कुछ जगह पड़ती है, सभी जगह प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह नीति निर्धारण के चरण में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों तथा रणनीति एवं क्रियान्वयन के औजारों के विषय में चुनाव करना पड़ता है। देखिए, नीति निर्धारण के चरण में कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें हमें हमारा क्या एम है, क्या हमारे उद्देश्य है, उस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 2, नीति के क्या लक्ष्य हम निर्धारित किए, उस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट, क्या रणनीति है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, नंबर 3। और फिर रणनीति का क्रियान्वयन कैसे हो, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये जो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है नीति निर्धारण के लिए। उद्देश्य, एम और आपका लक्ष्य, एम और आपका टारगेट, नेक्स्ट आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्रियान्वयन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे है। इन चारों बातों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। इन चारों बातों का ध्यान रखना नीति निर्धारण में मस्ट कंपल्सरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छी तरह से आप याद रखें। इसकी सही पहचान तभी हो सकती है यदि नीति की रूपरेखा पर उचित ध्यान दिया गया। देखिए, नीति बनाते समय जो नीति का स्ट्रक्चर है, जो नीति की रूपरेखा है, उसके ऊपर अगर आपने पहले से ही सही ध्यान दे दिया तो ये चारों बातें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ठीक है ना। ये तभी संभव हो सकती है, ये तभी सही हो सकती है, इसकी पहचान तभी हो सकती है कि आपने नीति की रूपरेखा पर कितना ध्यान दिया। अगर नीति की रूपरेखा बनाते समय, नीति का स्ट्रक्चर बनाते समय, पॉलिसी का स्ट्रक्चर बनाते समय उसके ऊपर अगर पूरा कंसिस्टेंस हो गया, आपने अगर स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक सही साबित होगी, ठीक है। अगर आपने रूपरेखा ही सही तैयार नहीं की तो ये सारी बातें नेगेटिव साबित हो जाएगी। अगर रूपरेखा सही है, योर स्ट्रक्चर राइट देन पॉजिटिव आउटपुट, योर स्ट्रक्चर इज रॉन्ग देन नेगेटिव आउटपुट। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है।
नेक्स्ट, नीति की रूपरेखा तय करने का चरण अत्यंत पेचीदा होता है। बिल्कुल सही बात है। नीति की जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर तय करने का काम अत्यंत पेचीदा होता है। मतलब नीति की रूपरेखा से रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो अत्यंत कठिन होता है। पेचीदा का मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, काफी कॉम्प्लेक्स बात होती है, इसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। तो रूपरेखा अगर आपने सही तरीके से निर्धारित कर रखी तो हर काम आपका इजी हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि इस ओर से चुनाव करना होता है। बिल्कुल, क्योंकि रूपरेखा सही है, रूपरेखा की तरफ से आपको पहले इलेक्शन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, यानी रूपरेखा आपको सही निर्धारित करेगी। नीति की जो रूपरेखा है, नीति का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सही बनाना पड़ेगा। जितना स्ट्रक्चर आपका सही होगा, जितना स्ट्रक्चर आपका पावरफुल होगा, जितना सही होगा, उतना ही आपको रिजल्ट 100% एंड आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए जो उपरोक्त बात मैंने बताई है उससे क्या कंक्लूजन निकल के हमारे सामने आता है, उसको हम देखते हैं आगे कि क्या कंक्लूजन इसका निकलता है, जिससे एक समानुगत रूपरेखा उभरकर सामने आती है। देखिए नीति की एक समानुगत रूपरेखा उभरकर हमारे सामने आती है। समानुगत रूपरेखा यानी नीति का एक सीक्वेंस क्रम में नीति होती है, यानी नीति यानी पॉलिसी में जो भी डाटा इन्वॉल्व है वो उनका क्रमबद्ध तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, यानी कि पहली बात तीसरी बात आ गई, तीसरी बात छठी बात आ गई, ऐसा नहीं पहली बात दूसरी, दूसरी बात तीसरी, ऐसे क्रमबद्ध सीक्वेंस यानी विचार क्रमबद्ध सीक्वेंस रूप से होते हैं। ठीक है, ये बात हमारे सामने आती है। अब देखिए रूपरेखा द्वारा ही कार्मिक एवं भौतिक अवयवों के बीच अंतर संबंधों एवं आपसी निर्भरता की पहचान की जाती है। देखिए नीति की रूपरेखा अगर स्ट्रक्चर सही है, देन स्ट्रक्चर सही है तो जो आपका पर्सनल और फिजिकल ये अवयव है, पर्सनल और फिजिकल अवयवों के बीच जो आपसी रिलेशन होता है वो निर्माता की पहचान की जाती है। आपसी मतलब अंतर संबंधों एवं आपसी निर्भरता की पहचान की जाती है। यानी जो कार्मिक और भौतिक अवयव है, जो पर्सनल और जो फिजिकल जो अवयव है, उनके बीच जो आपसी रिलेशन है और आपसी अंतर संबंध है, आपसी रिलेशन और आपसी निर्भरता, ये दोनों बातें अलग अलग है। अंतर संबंध, सबसे पहली बात अंतर संबंध और आपसी निर्भरता, उसकी आपको पहचान की जाती है। किससे पहचान की जाती है? अगर उसमें कार्मिक और भौतिक अवयव यानी पर्सनल और भौतिक अवयव के बीच अगर रूपरेखा सही है तो, ठीक है ना। अब देखिए नीति की रूपरेखा का निर्धारण नीति निर्धारकों से दक्षता एवं सामर्थ्य की अपेक्षा रहता है। देखिए नीति की रूपरेखा तैयार करते समय जो नीति निर्धारक है, जो नीति निर्माता है, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? एक तो वो दक्ष हो, कैपेबल हो, योग्य हो एवं सामर्थ्य की अपेक्षा रखता हो। यानी नीति निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वो दक्ष हो, वो सामर्थ्यवान हो। उनसे नीति निर्धारक की अपेक्षा क्या करते हैं नीति की रूपरेखा तैयार करते समय? कि वो हर तरह से कैपेबल हो, योग्य हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट, नीति निर्धारकों में पर्याप्त सूचना एकत्र करने एवं उनका विश्लेषण करने, विकल्पों को तैयार करने तथा विकल्पों में से सही चयन करने की आवश्यकता निपुणता होनी चाहिए। देखिए नीति निर्धारकों में क्या क्या गुण होना चाहिए, इसमें 2-4 गुण बताए गए हैं, 2-4 क्वालिटी। कुछ ऐसी क्वालिटीज नीति निर्धारकों में होनी चाहिए जिससे हमारी नीति की रूपरेखा बेटर तरीके से तैयार हो सके। तो उसमें से सबसे पहली चीज है, एक तो उनके पास पर्याप्त सूचना है, इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, पर्याप्त सूचनाओं का भंडार होना चाहिए। दूसरा, उनका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, एनालिसिस करने की क्षमता होना चाहिए। तीसरा, जो भी ऑप्शन है उनको विकल्पों को तैयार करने की एफिशिएंसी होनी चाहिए। नंबर 4, विकल्पों में से सही विकल्प हमें चयन करना आना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं नीति निर्धारण करने समय, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, उसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना हमें आना चाहिए। सही ऑप्शन का डिसीजन लेकर सही ऑप्शन का चुनाव करना हमें आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नीति का जो निष्पादन है नीति निर्भरता की प्रेरणा से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। नीति का निष्पादन, नीति का इंप्लीमेंटेशन, जो नीति निर्माता की प्रेरणा, नीति निर्माता को आपने क्या मोटिवेशन दिया है उससे वो काफी प्रभावित होता है। नीति का निष्पादन नीति निर्माता का जो मोटिवेशन है उससे वो काफी इफेक्टिव होता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी आपका आईएएस मैथ में क्वेश्चन आ सकता है कि आज के दौर में, वर्तमान दौर में नीति निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। आज के परिप्रेक्ष्य में नीति निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करनी है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तब जाके आपका क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिव बनेगा और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। नीति निर्माण प्रक्रिया के तहत आगे क्या बात बताई गई है उसको हम अच्छी तरह से देखते हैं कि जो नीति प्रक्रिया है, जो पॉलिसी प्रोसेस है, उसमें संबद्ध कार्मिकों द्वारा ली गई रुचि तथा नीतिगत लक्ष्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नीति के निष्पादन में अभिव्यक्त हुई। देखिए नीति निर्धारण में
नीति की प्रक्रिया में, पॉलिसी प्रक्रिया में जो उससे रिलेटेड कार्मिक होते हैं, कार्मिक यानी जो भी उससे रिलेटेड कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, जो नीति प्रक्रिया में अपना अहम हिस्सा रखते हैं, नीति प्रक्रिया के निर्माण में अपना अहम हिस्सा रखते हैं, तो उनके द्वारा ली गई एक तो उनका इंटरेस्ट क्या है और नीतिगत लक्ष्य क्या है, नीतियों के प्रति उनके क्या लक्ष्य है, ठीक है, उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि नीति के प्रति उनके क्या लक्ष्य है, उनकी प्रतिबद्धता क्या है, नीति के निष्पादन में अभिव्यक्त होती है। यानी कार्मिकों की जो सारी इंटरेस्ट है नीति प्रक्रिया में, जो कार्मिक भाग लेते हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, उनसे सारा नीति के निष्पादन में अभिव्यक्त होती है। ये सारी प्रक्रिया नीति के निष्पादन में अभिव्यक्त होती है, यानी नीति निर्माण करते समय ये सारी प्रक्रिया उसमें अभिव्यक्त होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए आगे, किसी नीति का चुनाव करते समय नीति निर्माता अपनी विचारधारा, जाति एवं वर्ग के हितों या क्षेत्रीय व जातीय प्रतिबद्धताओं में से भी प्रभावित हो सकते हैं। देखिए नीति का चुनाव करते समय कई बातें हमारे सामने आती है। जब नीति का हम चुनाव करते हैं तो उसमें जो नीति निर्माता होता है वो अपनी विचारधारा, सबसे पहले तो क्या करता है, जो पॉलिसी मेकर होता है, जो नीति निर्माता होता है, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलिसी मेकर, वो अपनी विचारधारा, जाति एवं वर्ग के हित, सबसे पहले तो वो अपनी विचारधारा देखता है, ठीक है। नंबर सेकंड, वो जाति या वर्ग के हित, यानी किस जाति या किस वर्ग का कितना हित है, अहित है, वो इसमें देखता है। क्षेत्रीय बेनिफिट हमें क्या है वो देखता है, एरिया वाइज क्या बेनिफिट है वो देखता है। जातीय प्रतिबद्धताओं से प्रभावित हो सकते हैं। इन सारी बातों से नीति का चुनाव करते समय, इन सारी बातों से नीति निर्माता प्रभावित हो सकते हैं। ये जो बातें मैंने बताई है उनसे नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर प्रभावित हो सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी कोई नीतिगत रूपरेखा राष्ट्रीय नीति निर्माताओं द्वारा, कभी कभी कोई नीतिगत रूपरेखा राष्ट्रीय नीति निर्माताओं द्वारा न तैयार होकर बाहरी स्रोतों से भी आ सकती है। देखिए कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है जब नीति की जो रूपरेखा है, जो नीति का स्ट्रक्चर है, वो राष्ट्रीय नीति निर्माताओं द्वारा तैयार नहीं होकर बाहरी स्रोतों से आ सकता है। यानी नीति का स्ट्रक्चर जो नेशनल लेवल के नीति निर्माता निर्धारित किए थे उनसे तैयार नहीं होकर बाहरी स्रोत भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाहरी स्रोतों से भी नीति निर्माताओं को कोई डेटा उनको मिल सकता है। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है और उसे देश की मौजूदा स्थिति में उपयोगी ढंग से अपनाया जा सकता है। देखिए बाहरी स्रोतों से कोई भी डेटा हमें मिलता है, बाहरी स्रोतों से कोई भी हमें हेल्प मिलती है तो उसे हमारी कंट्री में बहुत अच्छी तरह से अपनाया जा सकता है, सही ढंग से। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसे नाम से स्पष्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी पॉलिसी है। उसमें पॉलिसी निर्माताओं के अतिरिक्त, पॉलिसी निर्माता जो इसमें डेटा निर्धारित करते हैं उसके अतिरिक्त अगर बाहरी स्रोतों से भी इस प्रोग्राम में या इस नीति में कोई डेटा को मिल रहा है तो वो उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है और उसमें अपनाया जा सकता है। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यानी सामुदायिक रूप से विकास कार्यक्रम में हम कैसे भागीदार हो सकते हैं, इसमें कौन कौन सी जो नीति बनाते हैं उसमें कौन कौन सी नीतियों के फैक्ट शामिल होते हैं, कौन कौन से नीतियों के इसमें आधार रखे जाते हैं, कौन कौन से पॉलिसी के एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, इन सभी का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, नीति निर्माण प्रक्रिया की संस्थाएं। देखिए नीति निर्माण प्रक्रिया की जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेनली नीति निर्माण प्रक्रिया की दो संस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार की मेनली वो संस्थाएं हैं। सबसे पहले जो संस्था है वो है सरकारी संस्था। अब देखिए सरकारी संस्था में क्या बताया गया है, राजनीतिक कार्यपालिका भारत तथा भारत जैसे संघात्मक शासन प्रणाली। देखिए हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। जब मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली थी आपके आई स्क्रीन में, उस समय संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश में है। संघात्मक शासन क्या सिस्टम होता है वो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में मंत्रिमंडल सरकारी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी लोक नीति का निर्माण करता है। देखिए मंत्रिमंडल ही सभी लोक नीति का निर्माण करता है लगभग सरकारी क्षेत्रों में, जो जहां जहां संघात्मक शासन प्रणाली है। देखिए सरकारी संस्थाओं में यही बताया गया है कि जहां जहां संघात्मक शासन प्रणाली है उन कंट्रीज में जो मंत्रिमंडल है वो ही लगभग सभी लोक नीतियों का निर्धारण करता है, सभी लोक नीतियों का निर्माण करता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रूल इज
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना कोई भी नीति प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मंत्रिमंडल के बिना कोई भी नीति प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। अब इसको क्यों नहीं स्वीकृत हो सकता, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होते हैं वो बिल्कुल निचले तबके से पॉलिटिक्स में आते हैं और यहाँ तक मंत्रिमंडल तक पहुंचते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। निचले तबके से बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में जो एक पार्षद होता है वो पॉलिटिक्स का सबसे नीची पोस्ट होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो वार्ड पंच होता है वो पॉलिटिक्स की सबसे नीची पोस्ट होती है। वहां से लोग अगर पॉलिटिक्स की शुरुआत करके मिनिस्टर तक पहुंचते हैं, वहां के बाद एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, सरपंच बनते हैं, या कोई नगर परिषद का सभापति बनता है या नगर पालिका का अध्यक्ष बनता है। इतने सारे पॉलिटिकल पोस्टों में रहने के बाद में वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। यानी मंत्रिमंडल में शामिल लोग काफी एक्सपेंसिबल होते हैं, इसलिए उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी नीति प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता, कोई भी नीति पारित नहीं हो सकती। यानी उनकी स्वीकृति के बिना, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना कोई भी नीति वेरीफाई नहीं हो सकती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंत्रिमंडल ही सभी प्रकार के विधानों के लिए उत्तरदायी, मंत्रिमंडल ही सभी प्रकार के विधानों के लिए उत्तरदायी होता है। विधानों के लिए यानी सभी प्रकार के जो भी नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है विशेष रूप से। जिसका जो प्रधान है, जिसका जो मुखिया है, वो प्रधानमंत्री होता है। अगर हमारी कंट्री की बात भी की जाए तो जो मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है किसी भी देश का। हमारे देश में भी जो सेंट्रल हमारा मिनिस्टर है, उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। और वर्तमान में हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जो हमारे मंत्रिमंडल के मुखिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया। जो नीति निर्माण का जो मुखिया होता है, अगर केंद्र लेवल पर बात करें तो प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री का नीति निर्माण में अहम योगदान होता है। ठीक है, इस प्रकार नीति निर्माण में जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नीति निर्माण में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि डिसीजन लेने का काम, लास्ट में नीति को वेरीफाई करने का काम पीएम ही करते हैं सेंट्रल लेवल। जब जाके वो नीति अमल में आती है, फिर वो नीति इंप्लीमेंट होती है, यानी कि ये नीति लागू करनी है, फिर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट हमें करना है। यानी प्रधानमंत्री की इसमें अहम भूमिका रहती है। अगर स्टेट की बात करें तो सीएम की अहम भूमिका रहती है। ठीक है, तो अब देखिए प्रशासन तंत्र की भूमिका। अब इसमें नीति निर्माण में प्रशासन तंत्र की क्या भूमिका रहती है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, उसको समझते हैं। वैसे तो प्रशासन का जो प्रमुख कार्य है वो लोक नीतियों का लागू करना है। अब देखिए कैसे लोक नीति का निर्माण करने में पॉलिटिशियन अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे ये लोक नीति हमारे अमल में आ गई, अब उसको सही तरीके से लागू करने का काम प्रशासन करता है। अब प्रशासन में कई लोग शामिल होते हैं लोक नीति को लागू करने में। बहुत से ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट की हेल्प के लिए उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, बहुत से कर्मचारी होते हैं, बहुत से कार्मिक होते हैं जो उस नीति को लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में प्रशासन तंत्र की धारणा न केवल नीति क्रियान्वयन की है बल्कि नीति निर्माण की भी है। देखिए आधुनिक समय में अगर हम राज्यों की बात करें, जो कल्याणकारी जो राज्य उनकी बात करें, तो जो प्रशासन तंत्र की धारणा है, प्रशासन तंत्र की धारणा केवल नीतियों को लागू करना नहीं रहता, बल्कि आज के टाइम में नीति क्रियान्वयन और नीति निर्माण भी प्रशासन तंत्र का अहम हिस्सा है। यानी ये जो दो बातें हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग, ये भी प्रशासन तंत्र का एक अहम हिस्सा आज के दौर में माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी क्वालिफाइड लोग होते हैं। प्रशासन तंत्र में काफी विशेषज्ञ, काफी कैपेबल, काफी दक्ष और काफी क्वालिफाइड लोग शामिल होते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट, यह नीति निर्माण वाली संस्थाओं को नीति प्रस्ताव तैयार करने, देखिए जो नीति निर्माण वाली जो संस्थाएं हैं उनको नीति प्रस्ताव तैयार करने, नीति संबंधी सुझाव देने, नीतियों को उपनीतियों में बदलना। जो को देखिए नीति निर्माण वाली जो संस्था है उनका क्या काम होता है मेनली, सबसे पहले तो है उनका नीति प्रस्ताव तैयार करना, दूसरा है उनका नीति संबंधी सुझाव देना, कोई नीति संबंधी एडवाइस अगर देना है नीति निर्माताओं को, वो काम ही करती है। नीतियों को उपनीतियों में बदलकर, नीतियों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर फिर उस पर वर्क करना काफी अच्छा रहता है, ताकि उसमें कोई कमी नहीं रह जाए और हम जनता की आलोचना का पॉइंट नहीं करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया। वर्तमान नीतियों के संदर्भ में, आज के परिवेश में जो नीतियां हैं उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो संशोधन के सुझाव देना तथा विभिन्न विकल्पों को समाधान के लिए अनुशंसा करता है। आज के दौर में जो नीतियां हैं उनमें संशोधन का सुझाव भी हम दे सकते हैं, वो भी नीतियों का एक विकल्प हो सकता है। जैसे कोई नीति बना दी, उसमें संशोधन का सुझाव अगर हम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। संशोधन करके दोबारा उस नीति को लागू भी किया जा सकता है, दोबारा उस नीति पे काम किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
देखिए ये जो बातें मैंने बताई है, ये जो टॉपिक चला है, इससे रिलेटेड आपके आईएएस मैथ्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नीति निर्माण की कौन कौन सी संस्थाएं होती है और उन संस्थाओं का नीति निर्माण में क्या रोल रहता है, उसको समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आईएएस मैथ्स में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग विशेष रूप से इस टॉपिक को अच्छी तरह से फोकस करते हुए सुने और अच्छी तरह से नोट्स बनाकर इस टॉपिक को तैयार करें और लिखने का पूरा अभ्यास करें। आंसर राइटिंग आपकी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए, सीक्वेंस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। देखिए आगे हम और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जो नीति निर्माण है, नीति निर्माण में हम जो प्रशासन की भूमिका है, नीति निर्माण में एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका रहती है, उसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं, वी आर सेइंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वेरी वेरी राइट, दिस आंसर इज करेक्ट, ठीक है। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन भी सरकार का एक हिस्सा है, ठीक है। अब प्रशासन की कार्यप्रणाली को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। उसमें अगर सबसे पहली बात देखी जाए तो वो है परामर्श देना। अब देखिए परामर्श देना, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि परामर्श की बात को एडवाइस देना कैसे एक्सप्लेन करते हैं। प्रशासन को सरकार का दिमाग समझा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रशासन है उसको सरकार का दिमाग समझा जाता है। जैसे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है, वैसे ही प्रशासन का दिमाग, वैसे ही सरकार का दिमाग प्रशासन होता है। यानी प्रशासन को सरकार का दिमाग समझा जाता है, जो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं पर हमेशा चिंतन करता है। प्रशासन क्या करता है, जो हमेशा सरकार क्या करता है, प्रशासन सामाजिक सबसे पहली बात, राजनीतिक नंबर 2 और आर्थिक समस्याओं पर हमेशा चिंतन को करता रहता है और हमेशा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है। यानी प्रशासन इन सारी बातों पर चिंता करता रहता है और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करता है। इसी कारण नीति के निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण सलाहकार की मानी जाती है। यानी नीति के निर्माण में जो प्रशासन की भूमिका है वो महत्वपूर्ण सलाहकारी की तरफ से मानी जाती है। एक एडवाइजरी कमेटी की तरह प्रशासन की भूमिका मानी जाती है। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। ये परामर्श देने का काम ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट काम है प्रशासन का। प्रशासन की कार्य प्रणाली में, नीति निर्माण में प्रशासन देना सबसे फर्स्ट वर्ग समझा जाता है, ठीक है। तो ये जो आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, जो आज की जो हमारी क्लास हुई है, जो आज का जो हमारा वीडियो बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोकनीति 11 की क्लास में हमने नीति निर्माण प्रक्रिया से हमने क्लास स्टार्ट की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति निर्माण प्रक्रिया के सारे प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। फिर नीति निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। लास्ट में प्रशासन का क्या वर्किंग स्टाइल है, उसके जो 3 चरण है उसको एक चरण की स्टडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 चरण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। अच्छी तरह से मैंने, अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, तो आपकी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कुछ, क्योंकि हम क्लास देखते वक्त 50% तो हमारे समझ में आ जाता है, 50% अगर हम उसको दोबारा रिपीट करें तो वो हमारे अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। आज की इस क्लास वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।